Hello students, I hope you all are doing well. Today I am going to start chapter number 11 that is biotechnology प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है इट वाज गिवन बाय कार्ल इरेकी इन 1919 में कार्ल इरेकी ने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दी थी। अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पे। बायोटेक्नोलॉजी अगर टर्म को ही देखें तो बायो एंड टेक्नोलॉजी दो पार्ट से मिलके बनी है। बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड दैट साइंस इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन दी गई थी EFB के द्वारा, EFB है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन EFB के द्वारा दी गई थी वो ये है, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंसेस का मतलब कि जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, इंजीनियरिंग साइंस हो गई, ठीक है। नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स और नेचुरल साइंस के इंटीग्रेशन से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। देखो ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, या तो उनकी सेल्स या उनके बॉडी पार्ट्स, कोई भी पार्ट, ठीक है, पार्ट्स या फिर उनका मोलिकुलर एनालॉग, ठीक है, एंड देयर मोलिकुलर एनालॉग टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए दैट आर यूज्ड फॉर मैनकाइंड। दिस इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। नेचुरल साइंस और लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब स्मॉल ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनके जीन्स को इंटीग्रेट करके उन नेचुरल साइंस के साथ ऑर्गेनिज्म के जीन्स को इंटीग्रेट करके प्रोडक्ट्स बनाना दैट आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, दैट साइंस इज़ नोन एज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है ऑर्गेनिजम्स के जीन को मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज करना। मान लो कोई फॉरेन जीन है, ठीक है, मान लो हमारे पास दो वैरायटीज़ हैं, एक ये प्लांट की वैरायटी है, ये प्लांट की वैरायटी है। इस प्लांट के अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंट क्वालिटी है, इस प्लांट के अंदर बेटर यील्ड क्वालिटी मतलब अच्छी यील्ड देता है, ठीक है। दोनों के जीन्स को मिला के एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया, ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि मान लो फायरफ्लाई है, फायरफ्लाई का मतलब जुगनू, ठीक है। फायरफ्लाई के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको कहा जाता है लूसीफेरिन प्रोटीन। लूसीफेरिन प्रोटीन का फंक्शन है कि ये दिन के टाइम पे फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता है। फोटोन्स का मतलब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है दिन के टाइम, और नाइट के टाइम पे ये उनको एमिट कर देता है, जिसकी वजह से जो जुगनू है वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। अगर फायरफ्लाई के इस प्रोटीन, इस जीन को किसी फ्रॉग में डाल दिया जाए या किसी फिश के अंदर डाल दिया जाए तो वो फिश क्या होगी, फ्लोरोसेंस करेगी, मतलब कि वो ग्लो करेगी, चमकने लगेगी। दिस इज़ नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जीन निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया ताकि उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप ही चेंज हो जाए। फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों अलग अलग टर्म है। फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस और जीनोटाइप का मतलब होता है उसका जेनेटिक मेकअप। तो मैनिपुलेशन ऑफ द जीन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू चेंज इट्स फिनोटाइप, that is known as genetic engineering. Father of genetic engineering was Paul Berg, ठीक है। द पॉल बर्ग वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत सारी वैक्सीन्स बनाने में भी किया जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया है। एक और एग्जाम्पल वैक्सीन्स का ले लेते हैं कि एक वैक्सीन है, ठीक है। वैक्सीन एक्चुअली होती क्या है, किसी भी पैथोजन को किल करके या फिर वीक फॉर्म में अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डाला जाता है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, दैट इज़ वैक्सीन। उसके बाद देखो कि इस वैक्सीन को डाल दिया बनाना के प्लांट के अंदर, ठीक है, इस वैक्सीन को, इस पैथोजन को डाल दिया बनाना के प्लांट के अंदर। अब ये बनाना हम खाएंगे, ये बनाना जब कोई भी ऑर्गेनिज्म खाएगा तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है। ये एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा,
स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल इज़ मेंटेनेंस ऑफ एक्जेनिक और स्टेराइल कंडीशंस। हम लैबोरेटरी के अंदर कभी भी कोई भी कल्चर ग्रो करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करते हैं, तो वहाँ पे जो स्टेराइल कंडीशन है, स्टेराइल कंडीशन का मतलब माइक्रो फ्री एनवायरनमेंट, वहाँ पे कोई एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे किसी भी अनडिजायरेबल माइक्रोब की ग्रोथ हो। मान लो अगर हम किसी बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, जैसे हम ई कोलाई को ग्रो कर रहे हैं तो सिर्फ ई कोलाई ही वहाँ पे ग्रो करें, ना कि कोई अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो स्टेराइल कंडीशंस प्रोवाइड की जानी चाहिए लैब में, ताकि अनडिजायर्ड प्रोडक्ट, अनडिजायर्ड माइक्रोब या अनडिजायर्ड सेल वहाँ पे ग्रो ना कर पाए। ठीक है, हमें पता है, देखो नेक्स्ट, हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ मच बेटर दैन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस आती हैं। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी वेरिएशंस आती थी, उसके बावजूद भी हाइब्रिडाइजेशन किया जाता था, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन किया जाता था, ताकि जो वांटेड मतलब जो डिजायर्ड ट्रेट्स हैं वो लाए जा सके प्लांट्स में। लेकिन उन डिजायर्ड ट्रेट्स के साथ साथ अनडिजायर्ड ट्रेट्स का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता था। उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जो डीएनए बनाया जाता है उसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई जीन है जो हमारे इंटरेस्ट का है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ से निकाल के अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला जाता है तो ये जो देखो यहाँ से जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको निकाला, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की जो सीक्वेंस होगी उसको वहाँ से कट किया, उसके बाद इसको वेक्टर डीएनए के साथ ऐड कर दिया जाता है। वेक्टर क्या होगा, हमने 11th क्लास में प्लाज्मिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तो प्लाज्मिड्स को मोस्टली केसेस में वेक्टर की तरह यूज़ कर लिया जाता है। अब ये प्लाज्मिड का एक पोर्शन, इसके ऊपर रिकॉग्निशन साइट्स होती है, उन रिकॉग्निशन साइट्स को कट करके वहाँ पे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाता है। अब ये जो डीएनए बन गया ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डाल दिया जाता है जहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा। जब ये मल्टीप्लाई करता है दैट प्रोसेस इज नोन एज जीन क्लोनिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज जीन क्लोनिंग। क्लियर? ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है, उसके बाद इस जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है, वेक्टर डीएनए के साथ मल्टीप्लाई ऐड किया जाता है, दैट इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद ये मल्टीप्लाई करता है, दैट इज़ नोन एज जीन क्लोनिंग। नेक्स्ट वी कम टू, एक सेकेंड, देखो किसी भी, मान लो किसी भी सेल के अंदर, मान लो प्लाज्मिड है, उसके अंदर जब हम वेक्टर को के साथ हम डाल रहे हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, देन देयर शुड बी ए साइट, उस साइट को बोलते हैं ORI साइट। ORI साइट का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अगर किसी एलियन डीएनए को, अगर किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी वेक्टर डीएनए के साथ डाला जाता है, वेक्टर डीएनए के साथ बाइंड किया जाता है, तो वहाँ पे यू शुड मेक श्योर दैट देयर शुड बी ORI वहाँ पे होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, क्योंकि यही जो साइट होती है ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करती है। इसके बिना उस जीन की क्लोनिंग नहीं हो पाएगी। देखो सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो बनाया गया था 1972 में, 1972 में सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था, एंड इट वाज मेड बाय स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। इट वॉज मेड बाय स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर इन 1972। इन्होंने क्या किया था, एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इन्होंने इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन।
इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मतलब कि जो इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का फंक्शन क्या होता है कि अगर मान लो कोई कल्चर है किसी में, मान लो इसके पास एम्फिसिलिन है ये जीन, ठीक है, एंटीबायोटिक कौन सी है ये, एम्फिसिलिन के लिए, ये मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देती हूँ, एम्फिसिलिन, ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है एम्फिसिलिन के लिए। तो अगर इस बैक्टीरिया को एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो किया जाएगा तो ये बैक्टीरिया सरवाइव करेगा, ठीक है। तो ये एम्फिसिलिन, मान लो यहाँ पे कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, उन्होंने क्या किया, उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को वहाँ से लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को वहाँ से लिया, ये उसके बाद इन्होंने इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम था, इसके पास कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, लेकिन अब ये जो ई कोलाई था ये क्या बन गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन गया, क्योंकि इसके पास जीन आ गया। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था। ये कैसे बनाया गया कि यहाँ पे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था इसका प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड था इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। अब क्या किया इन्होंने, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था इसको यहाँ से कट किया, कट करने के बाद इसका ई कोलाई का प्लाज्मिड लिया, ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ बाइंड किया, बाइंड करने के बाद वापसी से इसको ई कोलाई के अंदर डाल दिया और ये ई कोलाई क्या बन गई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बन गई। क्लियर। इसके लिए कुछ एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो डीएनए था इसको कट करने के लिए जो एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं उनको कहा जाता है मोलिकुलर सीजर्स। मोलिकुलर सीजर्स, तो मोलिकुलर सीजर्स जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, एक होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज वो होते हैं जो किसी भी डीएनए की सीक्वेंस को बीच में से कट करते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज वो एंजाइम होते हैं जो किसी भी डीएनए की सीक्वेंस को एंड पॉइंट पे कट करते हैं, टर्मिनल एंड पे कट करते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो डीएनए लेके जाता है, ठीक है, यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके जाने वाले डीएनए को वेक्टर डीएनए कहा जाता है। तो एक्चुअली में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, एक हो गया जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब GOI प्लस, और दूसरा क्या हो गया, वेक्टर डीएनए। क्लियर। इन दोनों से मिलके बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, इन दोनों से मिलके बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए 3 स्टेप्स हो गए। सबसे पहले जो डिजायर्ड जीन है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है, जो डिजायर्ड जीन है उसको आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद उसको वेक्टर के साथ लाइगेशन करके, वेक्टर के साथ जोड़ के होस्ट के अंदर डाला गया। होस्ट के अंदर डालने के बाद यहाँ पे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मेंटेनेंस की जाती है, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। क्लियर। 3 स्टेप्स हो गए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर। इस डीएनए को बाइंड करने के लिए, कट करने के लिए कौन सा एंजाइम था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का मेनली यूज़ किया जाता है, लेकिन बाइंड करने के लिए ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब बाइंड किया जाता है, यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ किया जाता है उसका नाम है लाइगेज एंजाइम। अब हम आते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला जो टूल है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। 1963 में 1963 में साइंटिस्ट ने ई कोलाई के अंदर ऑब्जर्व किया। साइंटिस्ट ने ई कोलाई के अंदर ऑब्जर्व किया। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया। ई कोलाई की फुल फॉर्म एस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है। ई कोलाई के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया 2 कॉम्प्लेक्स सिस्टम। देयर वाज 2 कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब 2 कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर क्या क्या था, वहाँ पे था एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज,
एक था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज और दूसरा था वहाँ पर मिथाइलेटिंग एजेंट। सेकेंड वन वॉज मिथाइलेटिंग एजेंट। ठीक है, ई कोलाई के अंदर 2 कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, वन वॉज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंड सेकेंड वॉज मिथाइलेटिंग एजेंट। अब क्या होता था, देखो हमें पता है बैक्टीरियोफेज वो वायरसेज होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ये बैक्टीरियोफेज जब इस ई कोलाई को इन्फेक्ट करता, जब ये बैक्टीरियोफेज इस ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है तो अपना डीएनए इसके अंदर डाल देता था। ठीक है, क्योंकि ई कोलाई का अपना भी डीएनए होता है, बैक्टीरिया का अपना भी डीएनए होता है, इसके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम भी प्रेजेंट है। एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता था, मतलब डिफेंस में हेल्प करता था। कैसे कि जब ये बैक्टीरियोफेज इसको इन्फेक्ट करता था तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इसके डीएनए को कट कर देता था, फ्रेगमेंट्स में कट कर देता था, ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन ना कर सके, उसको इन्फेक्ट ना कर सके। लेकिन इस एंडोन्यूक्लियस के अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी कि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्टिंग्विश कर सके। ठीक है, सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता था, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसके साथ साथ अपने डीएनए को भी कट कर देता था। ठीक है, तो इसके लिए बैक्टीरिया ने जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम था मिथाइलेटिंग एजेंट, उसका यूज़ किया, मतलब अपने डीएनए के साथ एक पॉइंट पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। ठीक है, ताकि जो सीक्वेंस, मान लो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस सीक्वेंस पे कट कर रहा था, यहाँ पे ए है और यहाँ पे टी है। ठीक है, इस सीक्वेंस पर कट कर रहा है, तो उसकी इस सीक्वेंस पर ही, यहाँ पे ए और टी वाली सीक्वेंस पर ही मिथाइल ग्रुप लगा दिया, जिसकी वजह से ये और ये डिफरेंट हो गए। मतलब बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए अलग अलग हो गए और अपने डीएनए और इस डीएनए के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाया, इसलिए ये डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होता था। तो यहाँ से साइंटिस्ट ने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिस्कवर किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट किया। सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाया गया था, आइसोलेट किया गया था, वो था HindII। ठीक है, HindII इज टेकन फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, इट वाज टेकन फ्रॉम ई कोलाई। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज टेकन फ्रॉम ई कोलाई, लेकिन पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वो HindII से आइसोलेट किया गया था। ठीक है, अब तक HindII के साथ साथ 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria। मतलब बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन्स का मतलब रूप, फॉर्म्स, बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन्स से 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट किए जा चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेमिंग पे। नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैसे की जाती है। देखो, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है EcoR1, ये आइसोलेट किया गया था फ्रॉम द बैक्टीरिया ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई। ठीक है, एस्चेरिशिया कोलाई, इसका जो स्ट्रेन था वो था RY13। ठीक है, एस्चेरिशिया से इसका जो फर्स्ट लेटर कैपिटल E वॉज टेकन फ्रॉम द जीनस। ठीक है, फर्स्ट लेटर ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ जीनस, उसके बाद सेकंड CO इज टेकन फ्रॉम द स्पीसीज, उसके बाद जो R है इट इज़ टेकन फ्रॉम द स्ट्रेन एंड इट इज़ द फर्स्ट एंजाइम दैट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द ई कोलाई। क्लियर, ई कोलाई के जो EcoR1 का जो नेमिंग की गई थी वो कैसे की गई थी, इट वाज टेकन फ्रॉम द बैक्टीरिया एस्चेरिशिया कोलाई, मतलब कि ई कोलाई, और इसका जो स्ट्रेन था वो था RY13। अब जो ई कोलाई से एस्चेरिशिया से लिया गया E, CO was taken from the species name, R taken from the strain and it was the first enzyme। तो यहाँ पे नंबरिंग दे दी गई फर्स्ट, अगर कोई सेकंड होता तो उस पर सेकंड लिख देते, थर्ड होता तो वो थर्ड लिख देते। अगर हम बात करें HindII, ठीक है, HindII अभी मैंने आपको बताया कि दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाज टेकन फ्रॉम द हीमोफिलस
इन्फ्लुएंजा। इट वॉज टेकन फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और इसका जो स्ट्रेन था वो था आरडी। ठीक है, तो एच फर्स्ट नेम टेकन फ्रॉम जीनस नेम। ठीक है, एच इज टेकन फ्रॉम जीनस नेम। सेकंड आई एन टेकन फ्रॉम दी स्पीसीज नेम। उसके बाद डी था, क्योंकि जो आर था वो ऑलरेडी इकोलाई के अंदर इको R1 के अंदर लिया जा चुका था, तो यहाँ से जो स्ट्रेन का नाम था वो सेकंड नेम लिया गया, हिंद। और क्योंकि ये सेकंड एंजाइम था जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसको हिंद 2 नाम दिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।